हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका भाई गौरव। आज हमारा नया टॉपिक है जो कि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में जो हमारी अगली एक्सरसाइज है यानी कि 1.2, उस 1.2 से करने से पहले एक हमें प्रमेय पढ़नी पड़ेगी, जो कि प्रमेय नंबर किताब में नई एनसीईआरटी की बुक में दी होगी, प्रमेय 1.2। और जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक बच्चों के पास है वो होगी, उसमें होगी 1.3। तो मैं जो सिलेबस करा रही हूँ ये नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। पहले इसी चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, 1.1 और 1.2, 1.3, 1.4। अभी जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें केवल 2 एक्सरसाइज हैं, 1.1 और 1.2। तो 1.1 में हमने पढ़ लिया, 1.2 है। 1.2 हमारी करने से पहले क्या होगा, उसमें एक प्रमेय है जो कि 1.2 करके दी होगी। वो प्रमेय क्या है इसको समझ लेते हैं पहले हम। कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी P जो है कोई भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हमें पता है। अभाज्य संख्या हमने देखी कौन कौन सी होती हैं, 2 हो गया, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, ऐसी 17 हो गई, 19 हो गई, 23 हो गई। ये सारी अभाज्य संख्या हमारी हैं। तो यानी कि P की जगह इनमें से कोई संख्या होगी, यानी कि वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। आगे तो यदि ये जो संख्या है ये सारी क्या माना है इन्होंने, P माना है, यानी कि सारी अभाज्य संख्याओं को बोला है कि इनमें से कोई भी संख्या अगर है तो वो a स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो वो किसे करेगी, वो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, ये तो P के मान हो गए, और a के मान क्या है, a क्या है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। जो प्लस वाले होते हैं वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो माइनस वाले होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसने बात बोली कि जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि a का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, ऐसी 6 और ऐसी आगे तक, इनमें से कोई भी a का मान हो सकता है। तो अब क्या बात बोली है, ये जो चीज है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि इसमें से कोई, जैसे मैंने 2 ले लिया, 2, अगर वो a स्क्वायर मतलब इनमें से कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने 6 ले लिया, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, यानी कि ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो अगर ये 6 मतलब 2 इस 6 के स्क्वायर को यानी कि 36 को अगर विभाजित करता है तो देखो काटा इसने, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार काट दिया। तो ये अब यहां से जैसे स्क्वायर है तो यहां से स्क्वायर हटा दिया इसने, यानी कि ये हटा दिया। अब जो ये 6 है मतलब 6 के स्क्वायर को इसने 2 ने विभाजित किया तो 100% है ये 2 इस 6 को भी विभाजित करेगा। देखो काट दिया 3 बार, कोई भी संख्या उठा लो। अब जैसे कि मैंने क्या ले ली, मैंने 4 ले लिया, हमने ले लिया 4। अब a का मान ले लिया मैंने 4, इसमें से कोई ले लो, जैसे मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया कितना, जैसे 8 ले लो, नहीं 8 तो इसका P का मान लोगे ना नीचे, P का मान मैंने क्या ले लिया, 7 ले लिया, P का मान मैंने 7 ले लिया नीचे, और ऊपर जैसे मैंने ले लिया 42, 7 का स्क्वायर ही ले लो, जैसे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, तो ऊपर ले लिया मैंने 49। अगर ये 7 इस 49 को विभाजित करेगा, यानी कि 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। अगर ये इसके स्क्वायर को, 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49, अगर ये 7 इसको विभाजित करता है तो 100% ये इस 7 को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब अगर कोई भी संख्या नीचे, कोई भी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, अगर वो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि 49 जो है वर्ग है और इसका 7 जो है वो वर्गमूल है। तो अगर 49 को कोई संख्या विभाजित करती है तो वो 100% इस 7 को भी, यानी कि इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। ये बात है यहाँ पर इस प्रमेय की। तो समझ गए होगे क्या है कि अगर कोई भी संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी, यानी कि स्क्वायर रूट को भी विभाजित वो करेगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल को देखते हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज का हमारा सवाल होगा। अब इसी के नीचे, इसी प्रमेय के नीचे एक आपको एक प्रमेय करके और मिलेगी। एक प्रमेय क्या होगी, 1.3 करके। 1.3 क्या है, वो क्वेश्चन ही एक तरीके का बोला है उसने कि √2 सिद्ध कीजिए। √2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या है।
तो क्वेश्चन इसमें जो होंगे, इसमें इस एक्सरसाइज में 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक तो ये होगा कि √2, √3, रूट में 5 यानी कि रूट में 7 यानी कि अंदर कोई अभाज्य संख्या, कहेगा कि इसको प्रूफ करो, इसको सिद्ध करो कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और दूसरी कंडीशन के सवाल क्या होंगे, जैसे 2 + का 3√2 यानी कि संख्या आपस में जुड़ी होंगी, दो या दो से अधिक या 3-4 संख्या आपस में जुड़ी होंगी, और उनको कहेगा कि इसको सिद्ध करो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के सवाल होंगे। तो ये प्रकार इसको करने का अलग तरीका है और इसको करने का अलग तरीका है। अगर इनमें से कोई एक समझ में आ गया तो सारे एक ही तरीके के होंगे, इनमें से कोई एक समझ में आ गया तो सारे उसी तरीके के होंगे। तो अब जो हमारे पास में प्रमेय नंबर 1.3 है वो क्वेश्चन ही एक तरीके का कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। अगर ये समझ में आ गया आपको तो एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो है हमारा 1.2 का, यानी कि √5 दे रखा, कहेगा कि उसको √5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो जैसे ये होगा सेम उसी की तरह ये होगा, जहां 2 आगा वहां पर 5 आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, ऐसे सवाल जो प्रूफ करने के हैं √5 को या √3 को या √2 को, तो इनको हम विरोधाभास से करते हैं। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जैसे इसने बोला अपरिमेय सिद्ध करो, हम क्या करेंगे, इसको शुरू में मान लेंगे कि ये क्या है, संख्या हमारी परिमेय है, फिर बाद में हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके उसको गलत साबित कर देंगे, लास्ट में जाके एक चीज आ जाएगी निकल के जो कि गलत साबित हमारी हो जाएगी। तो यानी कि मानेंगे परिमेय और हम उस परिमेय की कंडीशन हम लगाते चले जाएंगे और लास्ट में हमारी जो भी आगा वो गलत साबित हो जाएगी चीज। तो इसका मतलब हमने जब गलत साबित हो गई तो कहने का मतलब ऊपर ही हमने गलत माना तभी तो गलत साबित हो गई। तो कहने का मतलब ये हमने पहले ही गलत चीज मान ली, यानी कि इसको हमने गलत मान लिया कि ये परिमेय है। जब गलत मान लिया हमने तो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो इसका करने का तरीका ये होगा। तो प्रूफ देखो इसका, यानी कि मान लोगे माना, जैसे ये सवाल होगा उसी तरीके के इसके सारे एक ही जैसे होंगे। जैसे माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है √2, तो परिमेय संख्या को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बराबर करके लिख सकते हैं P/Q। अब हमने यहाँ से क्या किया, क्रॉस गुणा कर ली, Q का मान निकालना चाह रहे हैं हम, इधर से Q का जो नीचे वाला है इसका मान इसको एक तरफ रोक लो। तो क्या किया हमने, क्रॉस गुणा कर ली। तो जब क्रॉस गुणा करोगे तो 2Q हो जाएगा, भाई बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस गुणा होती है, कैंची चला दो। तो Q की गुणा 2 में हो गए तो √2Q हो गया, बराबर इसके बटे में कुछ नहीं है तो वहां 1 होता है, जहां किसी के बटे में कुछ नहीं तो वहां 1। तो P की गुणा जब 1 में करोगे तो कितना आएगा, P आएगा। अब यहां से Q को तो यहीं रोको, ये गुणा की चीज है, जब गुणा की चीज बराबर में लेके जाते हैं तो वो जाती है भाग में, यानी कि P के बटे में जाएगी ये चीज, याद होगा इतनी चीज तो तुम्हें। ये हो गया। अब क्या करो, यहाँ से दोनों इसका रूट हटाओ, रूट का भाग हटता है जब दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। अगर रूट हटाना है तो क्या कर दो, उसका वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो वर्ग। इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर, इसका करोगे तो P² बटे में, जब √2 का वर्ग करोगे तो स्क्वायर हट जाता। जब किसी का भी रूट का वर्ग करते हैं तो वहां से जब वर्ग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब वर्ग करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है, तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। इसको हमने मान ली समीकरण 1। अब देखना, अब वही कंडीशन जो हमने लिखा था कि P अभाज्य संख्या यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। अब जैसे यहाँ पर P विभाजित कौन कर रहा है, 2, वहां पर P विभाजित कर रहा है, यानी P की जगह हमारे पास 2 है और इस A² की जगह हमारे पास P² है। यदि 2 देखो अभाज्य संख्या, अगर ये 2 P² को विभाजित करेगा तो ये P को भी विभाजित करेगा। अगर P मतलब 2 P² को विभाजित के बटे में है तो विभाजित कर रहा है, तो 2 P² को विभाजित करता है तो 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। तो यहां से लिखोगे 2 P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा, इतना। अब जब P, अब जो ये है 2 P को भी विभाजित करेगा, तो यानी कि P के बटे में 2 कर दिया, P के बटे में 2 कर दिया, यानी कि 2 जो है P को विभाजित करता है। अब जब 2 P को विभाजित करता है तो कुछ ना कुछ भाग करने पर कुछ ना कुछ मान भी आएगा। वो मान हमने मान लिया C1, मान लिया कि भाग करने के बाद कुछ ना कुछ मान आएगा, जो कि हमने मान लिया C1 मान लिया, ठीक।
अब यहां से क्या करो, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, p की गुणा 1 में कर दो तो p आ गया, बराबर 2 की गुणा c1 में करो तो 2c1 आ गया। p का मान ये निकल के आ गया हमारे पास, और इसका समीकरण 1 मान लिया। अच्छा मैंने एक चीज यहाँ पर नहीं लिखी, जो हमने ये माना था यानी कि √2 बराबर p/q है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जहां q 0 नहीं होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ p व q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या, मेन चीज तो यही है, अभाज्य संख्या है, यानी कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि उनका मासा यानी कि इन दोनों का मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि p की जगह और q की जगह कोई संख्या होंगी और उन दोनों का मासा कितना होगा, यानी कि HCF कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब जैसे 15 और 16 हो सकता, इनका मासा कितना होगा, 1 होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि उसमें से मैक्सिमम कॉमन ना निकाला जाए, मतलब कुछ भी कॉमन ना निकाला जाए, केवल 1 कॉमन निकले। देखो 15 के अगर फैक्टर करो तो 3 गुणा 5 होगा, 16 के करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 2 है। तो कहने का मतलब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, केवल क्या है, 1 कॉमन है। 1 तो लगा सकते हैं, इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ता 1 की गुणा करके, तो 1 कॉमन है। तो जिसमें 1 कॉमन हो वो संख्या ऐसी है हमारे पास p व q, यानी कि जिनमें 1 कॉमन हो, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1, यानी कि दोनों में कॉमन केवल 1 होना चाहिए। अगर और कुछ कॉमन है तो वो सहअभाज्य संख्या हमारी नहीं होगी। तो मेन चीज ये है, इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। तो हमने p का मान ही निकाल लिया, अब हम मान निकालेंगे q का। तो इसको उठा के p की जगह 2c1 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में मान रख दो। तो लिखो यहां से p बराबर 2c1 समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो इधर है q स्क्वायर, ऐसे रहा, p की जगह रख दो 2c1, तो ये रखा 2c1 और इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि p पे स्क्वायर है तो p का मान रख दिया ये और उसका स्क्वायर कर दिया। बटे में क्या है 2, बटे में है 2। अब ये q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करोगे 4 और c1 का स्क्वायर करोगे तो c1 का स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में है ये 2। अब इस 2 से इस 4 को काट दो, 2 दूनी 4, तो क्या बचा, q स्क्वायर बराबर 2c1 का स्क्वायर, ये बचा हमारे पास, q स्क्वायर बराबर 2c1 और उसका स्क्वायर। अब यहां से क्या काम करो, 2 गुणा में है, बटे में ले आओ q के, तो q स्क्वायर के बटे में 2 आ गया, क्योंकि जो गुणा की चीज होती है वो जाती है बटे में, तो बटे में इधर क्या बचा, c1 का स्क्वायर। अब वही कंडीशन जैसे यहाँ पे p स्क्वायर को 2 विभाजित करता था, यहाँ q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो वही लिखोगे यहाँ पर कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, जब q के स्क्वायर को कर रहा है तो q को भी करेगा, तो 2q को भी विभाजित करेगा। अब जब विभाजित करेगा तो यानी कि q को इसने विभाजित करा 2 ने, तो कुछ ना कुछ मान आगा निकल के भाग करने के बाद, तो उसको हमने मान लिया कि वो आ गया c2। अब क्या करो, फिर क्रॉस गुणा इसके बटे में 1, तो q की गुणा 1 में करोगे q बराबर 2 की गुणा c2 में करोगे तो 2c2 आ गया। अब ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। बस इतना ही काम करना है, इसके बाद थोड़ा सा और हिंदी लिखनी है, बस उसके बाद हमारा सवाल ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखना क्या हुआ, अब इसके बाद में जो q बराबर 2c2 और p बराबर 2c1, p और q को हमने क्या बोला था, p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या, यानी कि इनमें से केवल और केवल 1 कॉमन है और कुछ इनमें कॉमन नहीं है। तो अब देखो p और 2, p का मान हमारे पास कितना आया, p बराबर आया 2c1 और q का मान हमारे पास आया 2c2। दोनों में क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा, दोनों में क्या दिख रहा है, 2 कॉमन, और होना चाहिए था कितना, 1 कॉमन। तो हमने यानी कि कहने का मतलब p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि दोनों में 2 कॉमन आ गया, नहीं आ गया, ये c1 और c2 तो अलग रहा, इनके मान कुछ होंगे पर 2 साफ साफ दोनों में कॉमन दिख रहा। तो कहने का मतलब इनका मासा कितना हो गया, 2 हो गया। अगर कुछ और भी इनमें से कॉमन आगा तो वो भी ले लेंगे दोनों में से कॉमन। बाकी जो हमें यहाँ दिख रहा है इधर और इधर, इनमें से 2 कॉमन दिख रहा है और हमें चाहिए था केवल 1 कॉमन, यानी कि अगर ये आता p बराबर c1 बराबर c2 तो बात ठीक थी, यानी कि सहअभाज्य वो हो सकती थी। अब दोनों में साफ साफ हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये चीज गलत साबित हो गई, जो हमने माना था वो चीज क्या हो गई, गलत साबित। और ये गलत साबित क्यों हुई है, ऊपर की गलत चीज मानने से ये गलत साबित क्यों हुई है, क्योंकि हमने ऊपर ही चीज गलत मान ली।
तो गलत मान ली तो कहने का मतलब परी में मान ली, तो वो परी में नहीं है, क्या है, अपरी में होगी। तो बस यहां से ये लिखेंगे P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए P व Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः यहाँ सब बोल देंगे सह अभाज्य नहीं है, यानी कि ये चीज़ सहभाज्य नहीं है, गलत साबित हो गई। तो गलत साबित क्यों हुई है, क्योंकि हमने शुरू में चीज़ गलत मान ली। तो यहाँ से लिखेंगे अतः √2 अपरिमेय संख्या है, अतः √2 अपरिमेय संख्या है। बस इतना काम करना है। सारे सवाल इसमें के यानी कि √2 हो या √3 हो या √5 हो या √7 हो, सेम यही प्रोसेस करना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, इस पे आता ही आता है हर साल, चाहे √2 आ जाता है, चाहे √3 आ जाता है, या √5 आ जाता है, या √7। तो ये सवाल करने का तरीका, मानोगे पहले अपोजिट मान लोगे परी में, फिर उसको P बटा Q के रूप में लिख दोगे। यहाँ ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही यही कहती है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। P व Q सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि उनमें से कोई और कॉमन नहीं हो, केवल और केवल 1 कॉमन हो। फिर यहाँ से Q का मान निकाल लोगे, क्रॉस गुणा करी, फिर Q को यहीं रोका, 2 को इधर भेज दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर इसका करा तो रूट हट गया, इसको समीकरण 1 मान ली। अब 2 जो है P² के इस वाली परिमेय का प्रयोग किया गया यहाँ पर, 2 जो है P² को विभाजित करता है तो P को भी करेगा, ये चीज लिख दी। जब P को करेगा तो यानी कि P के बटे में 2 कर दिया, विभाजित करता है बराबर। विभाजित करने के बाद कुछ ना कुछ मान आगा, वो हमने मान लिया C1 आ रहा, क्रॉस गुणा कर ली, P की 1 में तो P आ गया, 2 की C1 में तो ये आ गया, P का मान ये निकल के आ गया। P बराबर 2C समीकरण 1 में उठा के रख दो, इसमें P की जगह, तो P की जगह हमने ये रख दिया, और इसका स्क्वायर करा 4, C1 का करा C1 स्क्वायर, 2 से ही 4 कट गया 2 बार, तो Q² बराबर कितना आ गया, 2C1 का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 को बटे में ले आए Q के, तो बटे में आ गया क्योंकि उधर गुणा में था। अब देखो 2 जो है Q² को विभाजित करता है तो Q को भी करेगा, वही लाइन लिखी है मैंने। अब जब विभाजित करने के बाद कुछ ना कुछ मान भी आगा, वो मैंने मान लिया C2 आ रहा है। अब Q बराबर इसके बटे में 1 है, Q की 1 में करी Q आ गया, 2 की C2 में करी 2C2 आ गया, यानी कि Q और P का मान निकालना हमें, जो हमने सहभाज्य माना है उसी में हमने P Q को, तो उस P और Q का मान निकालना है। तो P का मान 2C1, Q का मान 2C2, तो दोनों में देखो साफ साफ 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो जब 2 कॉमन हो गया, होना चाहिए था 1 कॉमन, तभी वो सहभाज्य होती। अब ये हमारी गलत साबित हो गया कि यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं है, ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सहभाज्य संख्या नहीं, लिखोगे सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या इनके खत्म हो गई, अभी डालते हैं, नहीं है, नहीं है। अब जब सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये चीज गलत साबित हो गई हमारी। अब गलत साबित क्यों हो गई, क्योंकि हमने ऊपर पहले ही गलत मान ली चीज, तभी उसकी वजह से गलत साबित हुई है। तो ये हमें नहीं मानना था, यानी कि कहने का मतलब ये परिमेय तो नहीं है बल्कि अपरिमेय है, तो बस वही लिखा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, सारे सवाल इसी तरीके के होंगे। जो एक्सरसाइज का पहला सवाल है, पहला सवाल यानी कि √5 दे रखा, एक्सरसाइज का पहला सवाल √5 अंदर दे रखा, उसको आपको प्रूफ करना, जहां जहां 2 आ रहा वहां वहां आपको केवल 5 लगाना। 3 वाले में इसी के नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा, इस सवाल के नीचे एग्जाम्पल दे रखा, तो वो एग्जाम्पल आप कर लेना, उसमें अंदर 3 है, यानी कि √3 है, उसको जहां जहां 2 है वहां वहां आपको 3 लगाना है। तो और इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आते आता है, इसको चाहे आप रट्टा लगा दो इस सवाल का या कुछ भी कर दो, लेकिन सवाल जरूर करना है ये वाला। तो अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे एक्सरसाइज में पहला सवाल तो ये हो गया, 3 सवाल हैं, तीसरे के 3 भाग हैं। तो अब जो पहले तक कंडीशन का, तो ये वाली कंडीशन का सवाल आता है। दूसरी कंडीशन का जो मैंने पहले बताया था कि 2 या 3 संख्या आपस में जुड़ी होंगी या घटी होंगी, तो उनको हमें प्रूफ करना कि ये अपरिमेय संख्या, उसको करने का तरीका क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।